हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 3। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स को पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? अर्ली डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एंजाइमोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एंजाइमोलॉजी, ये पढ़ेंगे हम। तो जो एंजाइम्स की स्टडी है ये कब से स्टार्ट हुई, अच्छे से कब से स्टार्ट हुई एंजाइम्स को स्टडी करना। जो एंजाइम्स की स्टडी है ये कब से अच्छे से स्टार्ट हुई, इसको हमने कब से अच्छे से स्टार्ट किया पढ़ना इनके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। जब जो एन सेल में जो एन सेल में पायन था, उसने जब आइसोलेशन ऑफ डायएस्टेज किया 1833 में, तो तब से हमने स्टार्ट किया एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो ये पाइन था यानी एन सेल में पाइन था जिसने आइसोलेशन ऑफ डायस्टेज किया 1833 में, तब से हमने एंजाइम्स को अच्छे से स्टार्ट किया, एंजाइम्स की स्टडी वगैरह करना। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, जब इस आइसोलेशन ऑफ डायस्टेज इसने किया तो इससे ना हमें पता चला एग्जिस्टेंस, किन की एग्जिस्टेंस, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स की। और हमने ना इनके ऊपर फर्दर रिसर्च किस पे की, जैसे हमने एंजाइम स्ट्रक्चर पे फर्दर रिसर्च की और फंक्शन पे की। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, विच अनवील्ड the existence of biological catalysts, the existence of biological catalysts। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स के बारे में। और हमने इसके बाद फर्दर रिसर्च की। ठीक है, किन पे, जैसे एंजाइम स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे फर्दर रिसर्च की। एंड सेट अ स्टेज फॉर further research into enzyme structure and function। एंजाइम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये एंजाइम्स की स्टडी अच्छे से स्टार्ट किया, इनके बारे में पढ़ना, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना, जब ये इस एन सेल में पाइन ने आइसोलेशन ऑफ डायस्टेज किया 1833 में। इसके बाद फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लॉइस पास्चर। इसका क्या नाम था? फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लॉइस पास्चर। ठीक है, इसका काम क्या था, इसने 1860s में काम किया है। ठीक है, इसने भी कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में। इसने ना हमें वाइट लिस्ट थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? वाइट लिस्ट थ्योरी। इसने हमें क्या दिया था? वाइट लिस्ट थ्योरी, लॉइस पास्चर ने। यानी इसने हमें बताया जो फर्मेंटेशन है, यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे, जो फर्मेंटेशन है, इन्फिनिटी लिखा मैंने, स्टार बनाना था मुझे। जो फर्मेंटेशन है, ये प्रोसेस, ये ऐसी एक प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस that occurs because
that occurs because of the presence of living organisms. ठीक है, लिविंग organisms और एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, एंड इट्स अ fundamental characteristic of life itself. Fundamental characteristic of life itself. ये किसने बताया हमें? मिस लॉइस पास्चर ने हमें बताया। ठीक है, किसने बताया हमें? इस लॉइस पास्चर ने। फिर क्या हुआ इसके बाद? वाइटलिस्ट थ्योरी इसने दी है, यानी उसका मतलब क्या था? इसने हमें बताया, क्या बताया? इसने बताया फर्मेंटेशन ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी एक लिविंग थिंग्स की। ठीक है, इसने बताया हमें जो फर्मेंटेशन है, fermentation was an inherent property of living things. और इसी को हम क्या बता देते? वाइटलिस्ट थ्योरी। इसी को हम क्या बताते हैं? वाइटलिस्ट थ्योरी। ठीक है, और लेकिन जो ये आइडिया वगैरह था ना, इसको ना चैलेंज किया गया और ये ना डिस्प्रोन हुई by further scientific research, इसको ना डिस्प्रोन किया गया, इसको ना चैलेंज किया गया और इसको बताया गया या आप सही नहीं बता रहे हो। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एडवर्ड बचनर। जो ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला है केमिस्ट्री में, अभी बताऊंगा मैं कैसे इसको मिला है। तो इसने ना एक क्रूशल डिस्कवरी की, आप लिख सकते हो पाइवोटल, क्रूशल डिस्कवरी की। कब की? 1897 में। इसने ना हमें बताया जो फर्मेंटेशन है ना, ये ना लिविंग सेल्स के बगैर हो सकती है। जो फर्मेंटेशन है ये लिविंग सेल्स के बगैर हो सकती है। ठीक है, फर्मेंटेशन could occur विदाउट लिविंग सेल्स। ठीक है, इसने क्या बताया हमें? फर्मेंटेशन लिविंग सेल्स के बगैर हो सकती है, could occur विदाउट लिविंग सेल। तो ठीक है, इसने क्या बताया हमें? जो फर्मेंटेशन है ये लिविंग सेल्स के बगैर हो सकती है। इसने ना आइसोलेट किया एक सब्सटेंस को, आइसोलेटिंग ए सब्सटेंस। इसने ना यीस्ट से एक आइसोलेट किया सब्सटेंस जो कैपेबल था फर्मेंटेशन को कैटलाइज करने में। आइसोलेटिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम यीस्ट capable of catalyzing fermentation, जिसका नाम क्या था? जाइमेज, नोन एज। इसको याद रखना, इसने ना जाइमेज एंजाइम दिया है हमें। ठीक है, इसको हम इससे ये करते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये जाइमेज एंजाइम। ठीक है, और इसी काम से इसको क्या मिला? इसी काम से इसको नोबेल प्राइज मिला। तो क्या लिखेंगे हम? जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था,
ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था। ही वॉज awarded the Nobel Prize in Chemistry। कब मिला इसे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में? 1907 में। किसे मिला? एडवर्ड बुचनर जो था, इसको केमिस्ट्री में क्या मिला है? नोबेल प्राइज। क्योंकि इसने हमें बताया जो फर्मेंटेशन है वो लिविंग सेल्स के बगैर हो सकती है, और आइसोलेट किया एक सब्सटेंस को ईस्ट से जो कैपेबल था क्या फर्मेंटेशन को कैटलाइज करने में, जिसका नाम क्या है? जाइमेज। ठीक है। हाँ, ये क्यों रब हो जाता है? जिसका नाम क्या है? जाइमेज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स। आपका टॉपिक है ये हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री तो पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स। कमीशन ऑन एंजाइम्स, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी तो देख लिया हमने, यानी हिस्ट्री के बारे में तो पढ़ लिया हमने। अब हम इंटरनेशनल कमीशन ऑन, ये इस्टेब्लिश कब हुआ? तो मैंने आपको पहले ही बताया, कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया हमें क्यों ज़रूरत थी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। अब हमें क्यों ज़रूरत थी इस कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन या ईसी नंबर्स वगैरह की क्यों ज़रूरत थी हमें? तो कल की बात मैं आपको और बताता हूँ। हमें क्या चाहिए था? हमें ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए था जिससे हम क्लासिफाई कर सके, ठीक है, कैटेगराइज कर सके एंजाइम्स को। तो हमें ना एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन चाहिए थी, या हम कह सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम चाहिए था, जिससे ना हम एंजाइम्स को एक तो क्लासिफाई कर सकते थे और इनको कैटेगराइज कर सकते थे। तो हमें किसकी नीड थी? हमें नीड थी एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की। हमें नीड थी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की, और थी हमें नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की, इन चीज़ों की हमें नीड थी। तो जो IUB है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो उसने ना इनिशिएटेड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स। कब किया? इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स कब किया? बताओ कब किया? इन 1956। तो 1956 में क्या इनिशिएट हुआ है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स। ठीक है, ये इनिशिएट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? जब ये इनिशिएट हुआ 1955 में, सॉरी 1955 नहीं 1956 मुझे लिखना था। अभी बताता हूँ मैं, ऊपर का ठीक करते हैं पहले। 1956 ही मैंने लिखा है। मैंने सोचा मैंने 1955 लिखा, शायद बताया मैंने 1955। ठीक है, अब जो 1955 में क्या हुआ था? 1955 में क्या हुआ था? 1956 में तो इनिशिएट हुआ। 1955 में एक थर्ड इंटरनेशनल
थर्ड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हुआ था ब्रुसल में, बायोकेमिस्ट्री इन ब्रुसल। ठीक है, एक डिस्कशन हुआ था जिसमें ना एड्रेस किया गया, क्या किया, द कंफ्यूजन सराउंडिंग एंजाइम नोमेनक्लेचर। इस इशू को क्या किया गया, एड्रेस किया गया। कहाँ पे, 1955 में ब्रुसल में एक इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हुई, थर्ड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री ब्रुसल में। उसमें ना इस कंफ्यूजन को एड्रेस किया गया, नोमेनक्लेचर को लेके ना कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इस कमीशन के बाद क्या हुआ फिर, जब इसको एड्रेस किया गया, जब इसको एड्रेस किया गया तो 1956 में इन लोगों ने क्या किया, इसको इनिशिएट किया अंडर द गाइडेंस ऑफ, एस्टैब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ, जैसे प्रोफेसर एम फ्लोरकिन है और कुछ और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है A.E. ब्रॉन्स्टेन, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था SP क्लोविक, और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था EC वेब। ठीक है, इनकी निगरानी में क्या किया गया, इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, यानी इनिशिएट किया गया। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम कब इनिशिएट हुआ और क्यों इनिशिएट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, हाँ अब सही है, अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पे। ये मैं इसलिए रुक जाता हूँ क्योंकि ना जो पेन है ये रुक जाता है बीच में, तो मुझे इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं सीख रहा हूँ इस पे लिखना, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा पहले लेक्चर में बहुत ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग, और दूसरे लेक्चर में थोड़ी सी अच्छी, और तीसरे लेक्चर में मुझे लग रहा है अब सही हो रहा है। और ऐसे ही और 2-3 लेक्चर लगेंगे और ये फिट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पे। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है ये ना हमें प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक अप्रोच, ताकि हम कैटेगराइज कर सके एंजाइम्स को बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, या आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या टाइप ऑफ एक्शन दे कैटालाइज, या किस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनको, कौन सी रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं, और उन पे भी हम एंजाइम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंजाइम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स, सारा लिखेंगे। ठीक है, ताकि आप नोट्स भी बना सको। एंजाइम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड a systematic approach a systematic approach to categorizing enzymes based on their chemical composition, chemical
कंपोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्या है, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, इस पे नाम इन तीन चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इससे ये सब हो सकता है, इससे ये सब पॉसिबल है। अब हम आएंगे आगे। अब देखो, कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ईसी नंबर के बारे में, आज हम अच्छे से जानेंगे ईसी नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में। ईसी नंबर क्लासिफिकेशन, ईसी नंबर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो जो ईसी नंबर है, इसको ना हम, ये ना वाइडली यूज्ड सिस्टम है। ठीक है, जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं एंजाइम्स को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, पहले हम इतना लिखेंगे, फिर ना मैंने आपको कल बताया था इसमें ना 4 डिजिट्स होता है। ठीक है, कल मैंने आपको इतना ही बताया था, जो पहला डिजिट होता है वो क्लास के बारे में बताता है, दूसरा डिजिट सब क्लास, और तीसरा डिजिट सब क्लास, और चौथा डिजिट ना एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो ईसी नंबर है ये ना वाइडली यूज्ड सिस्टम है। ठीक है, वाइडली यूज्ड सिस्टम जो कैटेगराइज करता है एंजाइम्स को, कैटेगराइजेस enzymes based on the type of reaction they catalyze, based on the type of reaction they catalyze। ठीक है, नया पेन लेते हैं हम। तो जो इसका पहला डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट होता है इसका, वो हमें बताता है जनरल एंजाइम क्लास, इंडिकेट्स जनरल एंजाइम क्लास। पहला डिजिट हमें ये बताता है। और जो हमारे पास दूसरा डिजिट होता है, जो हमारे पास यानी सेकंड डिजिट होता है, जो हमारे पास दूसरा डिजिट होता है, जो हमारे पास दूसरा डिजिट होता है, ये क्या बताता है हमें, सब क्लास के बारे में बताता है। और जो हमारे पास तीसरा डिजिट होता है, ये क्या बताता है हमें, एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में बताता है। एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी, पहला डिजिट क्या बताता है, इंडिकेट्स द जनरल एंजाइम क्लास। जो दूसरा ये बताता है हमें स्पेसिफाइज द सब क्लास। और जो तीसरा डिजिट होता है नैरोज डाउन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। और जो इसका चौथा डिजिट होता है, ये क्या बताता है हमें, ये डिनोट करता है पर्टिकुलर एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, डिनोट्स द पर्टिकुलर एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो जो पहला डिजिट है वो क्या बताता है हमें, जनरल एंजाइम क्लास। और जो दूसरा डिजिट है वो क्या बताता है हमें, वो हमें क्या बताता है, दूसरा डिजिट सब क्लास के बारे में। और जो तीसरा डिजिट है वो हमें क्या बताता है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। और जो चौथा डिजिट है वो हमें बताता है पर्टिकुलर एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, ये ना इसके 4 डिजिट्स हुआ। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये आपने जाना 4 डिजिट्स जो होते हैं, जो 4 डिजिट्स होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, एक एक करके मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास मेजर एंजाइम क्लासेस है, ठीक है, जो हमने कल पढ़े, 7 पढ़े हमने, जो
अब थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में आज भी हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको वो अच्छे से बताया, एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया उनके बारे में, ठीक है। डिटेल में पढ़ने हो तो जो हमारा लेक्चर 2 है वो देख ली, ठीक है। आज हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम जो एंजाइम इसी क्लासिफिकेशन यानी एंजाइम कमीशन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये ना डिवाइड करता है एंजाइम्स को 7 मेजर क्लासेस में, और हर कोई ना डिफाइन करता है मतलब कैसे डिफाइन हुआ है, नेचर ऑफ रिएक्शन दे फैसिलिटेट, जो मैंने आपको अभी बताया। कैसे कैटेगराइज हुए हैं, कौन सी रिएक्शन ये कैटालाइज करते हैं, ठीक है। तो 7 मेजर क्लासेस है। कितने मेजर क्लासेस है? 7 मेजर क्लासेस। कितने क्लासेस है? 7 मेजर क्लासेस। अब पहला तो आपको याद आ ही रहा होगा, जो हमारे पास क्लास 1 है, जो हमारे पास क्लास 1 है वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीडो रिडक्टेज और ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है, यानी EC1। नाम से ही आपको पता चला होगा, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको पता होगा ये क्या कैटालाइज करता है। क्या कैटालाइज करता है आप ही बताओ मुझे, किस में इन्वॉल्व होता है, किसको कैटालाइज करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, सारा नहीं लिखूंगा आज, क्योंकि आपने कल भी इसे पढ़ा है, कल भी मैंने आपको पढ़ा है इसको इन डिटेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम आता है, यानी इसका मतलब क्या है, क्या बताया हम आपको, यानी ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन को एटम, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन एटम्स को ट्रांसफर करता है बिटवीन सबस्ट्रेट्स, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन सबस्ट्रेट्स। और फिर मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताई थी कल, आज भी बताता हूँ एग्जाम्पल्स, जो इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेजेस, और क्या है? ऑक्सीडेजेस, और इसके साथ क्या है? रिडक्टेजेस, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल्स है। आगे बढ़ते हैं हम। यही हो रहा है, अभी मैं अच्छे से सीख ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स थे। अब हम आते हैं दूसरे क्लास पे। क्लास जो हमारा दूसरा है वो भी आपको याद आ रहा होगा, ट्रांसफरेजेस, ठीक है। हमारा दूसरा क्लास क्या है? हमारा दूसरा क्लास जो है वो क्या है? ट्रांसफरेजेस। ये वाला कलर आपको नज़र आ रहा होगा, कौन सा कलर ले? ये वाला लेते हैं, ट्रांसफरेजेस। तो ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो किस में काम आते हैं? ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। वो ना इसमें आते हैं ट्रांसफरेज में। इतना लिखता हूँ मैं, वो एंजाइम्स जो ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरेजेस। अब हम क्लास 3 पे आते हैं। अब हम किस पे आएंगे? क्लास थर्ड कौन सा है हमारे पास? हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस, ठीक है। हाइड्रोलेजेस यानी EC3। ये किस में काम आता है? हाइड्रोलिसिस। ये ना किन रिएक्शंस को कैटालाइज करता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। जैसे पेप्टाइड है, ग्लाइकोसिडिक है, और ईस्टर बॉन्ड्स को, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड्स करता है। जैसे पेप्टाइड है, ग्लाइकोसिडिक है, और ईस्टर बॉन्ड्स है, ये हम लिखते हैं यहाँ पे
ये वो एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। जो मैंने बताया था ये ना सबस्ट्रेट्स को ब्रेक करता है, अगर आपको याद आ रहा होगा। जैसे कौन कौन से बॉन्ड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक है, और इसके साथ साथ क्या है, ईस्टर ईस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, फिर हम आएंगे क्लास 4 पे। जो हमारे पास क्लास 4 है वो क्या है हमारे पास, लाइएजेस। ये मैंने ना सारे के सारे कल पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे इसमें। जब हमारे पास चौथा क्लास है यानी लाइएजेस, कि ना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, जो मैंने बताया था ये ना बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, लेकिन इसमें ना हाइड्रोलिसिस होता है ना ऑक्सीडेशन होता है, उसके बगैर ये बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेकिंग bonds by means other than हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के बगैर ये दो चीज़ें इसमें नहीं होती। और क्या बनाता है, रिजल्टिंग in the formation of double bonds, resulting in the formation of डबल बॉन्ड्स बनते हैं, क्या आप कह सकते हो, क्या रिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। और ये हमारा चौथा क्लास था। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 5 पे। कौन सा क्लास है, याद है आपको, ये सारे आइसोमेरेजेस। हमारा जो पांचवा क्लास है वो कौन सा है, आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस का मैंने आपको क्या बताया था, आइसोमेरेजेस ना कैटालाइज करते हैं रिअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, लीडिंग टू आइसोमर्स, जिससे क्या बनते हैं, आइसोमर्स। रिअरेंजमेंट ऑफ एटम्स करता है, इतना ही लिखता हूँ मैं, रिअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और जिससे क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं। ये हमारा पांचवा क्लास था। और हमारा जो 6th क्लास है वो क्या है, लाइगेजेस, EC6। ठीक है, ये किस में काम आता है, ये ना दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है। किसकी एनर्जी से ज्वाइन करता है, एटीपी की एनर्जी से। कि एटीपी का जो एटीपी होता है उसकी एनर्जी यूज करके ना दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है, जो मैंने आपको दिखाया था डीएनए लाइगेज, कल दिखाया था मैंने आपको अच्छे से। ज्वाइन करता है टू मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, टिपिकली विद द कंजप्शन ऑफ एटीपी। कल मैंने आपको ये सारा दिखाया था, ये सारे क्लासेस मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे, इन डिटेल पढ़े थे हमने। इन डिटेल पढ़े थे हमने। ठीक है, और जो हमारा लास्ट क्लास है, क्लास 7 यानी ट्रांसलोकेजेस, जो मैंने बताया था ये ना नया क्लास है। कल मैंने आपको नहीं बताया था, आज मैं बताता हूँ। ये ना कब ऐड हुआ था, अगस्त 2018 में ये ऐड हुआ था। ठीक है, नया क्लास है, जो ये किस में काम आता है, मूवमेंट ऑफ आयॉन्स में, फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ आयॉन्स या मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितने क्लासेस है, 7 मेजर क्लासेस है। इनको याद रखो, नए से लिखता हूँ मैं, कौन कौन से क्लासेस है। क्लास 1 हमारे पास कौन है, बताओ, ऑक्सीडो रिडक्टेज। मेरे साथ साथ बताओ चलो। जो हमारे पास क्लास 2 है वो कौन सा है हमारे पास, बताओ जल्दी बताओ, ट्रांसफेरेज। जो हमारे पास क्लास 3 है वो कौन है हमारे पास,
हाइड्रोलेजेस, ठीक है। अगर कोई निमोनिक इसका बनाएगा तो मुझे भी बताना, ठीक है। और क्लास 4th कौन है हमारे पास? लाइजेस। क्लास 5 कौन है हमारे पास? आइसोमेरेजेस। क्लास 6 कौन है हमारे पास? लाइगेजेस। और जो हमारे पास क्लास 7th है, नया क्लास, वो कौन सा है हमारे पास? ट्रांस लोकेसेस, ठीक है। और इनको क्या लिखा है? EC1, इसको क्या लिखा है? EC2, इसको क्या लिखा है? EC3, इसको EC4, इसको EC5, इसको EC6 और इसको EC7 लिखा है। ये हमारे पास 6 नहीं 7 मेजर क्लासेस, ठीक है। 6 को बोल जाओ, 7 मेजर क्लासेस, ठीक है। ज़्यादातर ना ये 6 क्लासेस पढ़ाते हैं, 7वां क्लास नहीं पढ़ाते। तो मैंने आपको बताया, सबों क्लास के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया, और हमने इनको कल डिटेल में पढ़ा। लेक्चर 2 में हमने इन 7 क्लासेस को डिटेल में पढ़ा। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या थी इसी क्लासिफिकेशन की। जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था कल, जो क्लासिफिकेशन हुई एंजाइम्स की, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ऐसी जो इसी क्लासिफिकेशन है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ इसी क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो इसी नंबर थे ना, ये किस में काम आए, ऐसे समझो। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जो इसी नंबर होता है ना, ये ना एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है ना। स्टूडेंट के जैसे आपका रोल नंबर होगा कॉलेज में, ठीक है। जो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हम बताते हैं। क्या नंबर बताएंगे? कौन सा नंबर बताओ, जल्दी बताओ। कोई भी ना, 23180005 लिखते हैं, ठीक है। 405 लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। जो जो ये 23 है ना, कोर को, जो हमारे पास ये 23 है ना, जो ये हमारे पास 23 है, जो हमारे पास 23 है, फॉर एग्जांपल इसका मतलब है मैं किस बैच से हूँ? 23 बैच से हूँ। 2023 में मैंने एडमिशन लिया है। और जो ये मेरे पास 18 है, ये कुछ स्टूडेंट, या स्टूडेंट छोड़ो, कि ना जो जिसमें मैं कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स नंबर है, ठीक है। कौन सा कोर्स है? बहुत सारे कोर्सेज है ना। जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसका सीरियल नंबर 18 है। तो मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, उसका सीरियल नंबर, कोई भी कोर्स, ठीक है। जैसे हम किस में कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, या कोई भी ना, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जो भी आप बताओगे, ठीक है। जो भी आपके मन में हो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताऊँ। और जो है हमारे पास फिर ये लास्ट का 5 है, ये ना मेरा रोल नंबर है। रोल नंबर मतलब, रोल नंबर तो मेरा सारा है, ये ना मेरा क्लास में है, ठीक है। क्लास में मैं 5वें नंबर पे हूँ। पाँचवा इन द सेंस ये यहाँ मेरे पहले 4 लोगों ने एडमिशन किया है और मैं 5वें नंबर पे आता हूँ, ठीक है। तो ऐसे, तो जो हमारा रोल नंबर है, कितनी डिटेल्स बताता है? एक बताता है मैं किस बैच से हूँ, मतलब मेरा कौन सा बैच है, मैं किस ईयर में इस कॉलेज में इंटर हुआ हूँ। और जो फिर और आगे के 2 नंबर है, ये मुझे बता रहे हैं
कौन सा कोर्स है, कौन सा कोर्स इन द सेंस कौन सा सब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कौन सा मेजर है। और जो फिर लास्ट का ये मुझे बता रहा है जो मैं क्लास में हूँ, क्लास में मेरा कौन सा सीरियल नंबर है, क्लास में मेरा कौन सा सीरियल नंबर है। तो ऐसे है कुछ। तो ऐसे ही ना जो एंजाइम ईसी नंबर होता है वो ना ऐसे ही करता है, वो ना एक स्टूडेंट के रोल नंबर जैसे होता है। ये क्या बताता है हमें, ये ना आइडेंटिफाई करता है एंजाइम्स को, उनकी फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और ना इसके साथ साथ फैसिलिटेट करता है रिसर्च आपका हो या एप्लीकेशन हो, कोई एप्लीकेशन हो, जैसे किस फील्ड में हो, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हो उसका कोई एप्लीकेशन, या मेडिसन में, ठीक है। या इसके साथ साथ बताओगे हर एक एंजाइम के पास ना एक यूनिक ईसी नंबर होता है, ठीक है, हर एक एंजाइम के पास एक यूनिक ईसी नंबर होता है जो किस पे बेस्ड होता है, क्लासिफिकेशन पे, या आप बता सकते हो वो फिर किस किस में हमें मदद करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एंजाइम्स। एक एंजाइम का ये इसी नंबर होगा, एक एंजाइम का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 111 लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही किसी और का होगा 127, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स के अलग अलग इसी नंबर्स होते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हो, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का इसी नंबर 1111 है। और जो हम और एक एग्जांपल लेते हैं जो यूरेज का इसी नंबर है, वो क्या है, जो यूरेज का इसी नंबर है वो 3515 है, ठीक है। और ये किसका, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का इसी नंबर है, ठीक है। ऐसे ही किसी का होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1.11134, ठीक है, ये किसका है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज का है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज का है, ठीक है। ऐसे ही ना इसी नंबर हमें किस में हेल्प करते हैं, हर किसी का एक यूनिक होता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है बिटवीन डिफरेंट एंजाइम्स। और इसके साथ साथ ना हमें स्पेसिफिक रोल्स बताता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या रोल है, उसका क्या रोल है। और इसके साथ साथ जो ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है ना, इससे ना हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंजाइम्स की फंक्शन क्या है और इनकी जो एप्लीकेशंस क्या है, ये वगैरह उनको ना हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, जो इसी नंबर है, जो इसी नंबर है, ये किस में हमें मदद करता है, हेल्प अस इन आइडेंटिफाई एंजाइम्स, इसमें मदद करता है। और फंक्शंस में मदद करता है, आइडेंटिफाई एंजाइम्स एंड फंक्शंस। और इसके साथ साथ किस में मदद करता है, हर एक एंजाइम के पास एक यूनिक इसी नंबर होता है, ईच एंजाइम इज असाइन्ड विद, ईच एंजाइम each enzyme is assigned with a unique EC number, ठीक है, based on their classification, based on their classification, assisting in distinguishing, assisting in distinguishing between different enzymes, distinguishing between different enzymes and their specific roles within biological systems, ठीक है, and their specific roles within biological system। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इसी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से ये चीज़ें हमें। और इसके साथ आप बता सकते हो ये ना हमें किस में मदद करता है, हम अंडरस्टैंड करने में एंजाइम्स की क्या फंक्शन है, ठीक है। जो ये क्लासिफिकेशन है,
ये लिखेंगे यहाँ पे enhances our understanding of enzymes, enhancing our understanding of एंजाइम फंक्शंस, एंजाइम्स की क्या फंक्शन है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब ना हम आएंगे नेमिंग कन्वेंशंस में। नेमिंग कन्वेंशंस में नाम कैसे रख सकते हैं हम, नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ना, तो हम कैसे नाम रखेंगे। तो एक जो जनरल प्रिंसिपल है, जो हमारे पास जनरल प्रिंसिपल है, वो हमें बताता है जो एंजाइम्स है ना, ये ना एक फॉलो करने चाहिए एक स्पेसिफिक कन्वेंशन, जिससे ना रिड्यूस हो एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूटी क्या होता है, मल्टीपल मीनिंग्स, एक ही चीज़ के बहुत सारे माने हो, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जैसे हमें पहले कन्फ्यूजन होता था, कोई ना किसी कंट्री में ना कोई साइंटिस्ट आ रहा है, वो एक एंजाइम को डिस्कवर कर रहा है और वो इसको ऐसे नाम रख रहा है, कोई भी नाम ले आप, ठीक है, और दूसरी कंट्री में और एक साइंटिस्ट है, उसने ना एक और एंजाइम को डिस्कवर किया और वो भी उसको वही नाम रख रहा है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, वो कम्युनिकेशन है इनके बीच में, इनको ना एक दूसरे को क्या हो रहा है, इनको ना कन्फ्यूजन हो रहा है, ये इसका नाम है या ये इसका नाम है, ये क्या हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसी बात है हमारे क्लास में, ठीक है, क्लास में क्या होता है, अगर दो बच्चों का एक ही नाम हो तो हमें ना हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें ना उनका पूरा नाम बताना पड़ता है, ताकि उनको समझ आए हम किसको बता रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या वगैरह कुछ भी, आप जो भी आप बताओगे। ऐसी ना क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक कन्वेंशन होना चाहिए, जिससे ना रिड्यूस हो एम्बिग्यूटी और एक क्लैरिटी हो साइंटिफिक कम्युनिकेशन में, एक साइंटिफिक कम्युनिकेशन क्या हो, क्लैरिटी हो उसमें, और जो ये हमारे पास ये अनक्लियर या मल्टीपल मीनिंग्स हो, ये ना रिड्यूस हो जाए। और इसके बाद हमने क्या किया, जो एक कॉमन नेम है ना, उसके पास ना एक प्रीफिक्स होता है जो क्या बताता है हमें, या तो वो सबस्ट्रेट होता है या तो हमें बताता है टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं, जो किससे फॉलो होता है, एक सफिक्स से फॉलो होता है, ASE। ठीक है, अभी मैं आपको सारा लिख के दूंगा, ये पहले आप सुने अच्छे से, जो डिनोट करता है एंजाइम नेचर। ठीक है, जो डिनोट करता है एंजाइम नेचर, तो मैंने आपको क्या बताया, जो द नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, द नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, द नेमिंग of enzymes follows specific conventions, follows specific conventions aimed at reducing ambiguity, ambiguity and ensuring clarity in scientific communication, and ensuring clarity in scientific ensuring clarity in scientific ensuring clarity in ensuring clarity in scientific communication। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बताया आपको, जो कॉमन नेम्स होते हैं, common names generally consist of a prefix, generally consist of a prefix that that reflects either the substrate or the type of reaction
or the type of reaction they catalyze, या हम सीधा लिखेंगे catalyzed reaction catalyzed, ठीक है, followed by the suffix ase, ठीक है, which denotes which denotes the enzyme nature। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो कैटालाइज करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीनेज, ठीक है, ये यहाँ पे सुफिक्स का यूज हुआ। अब और एक चीज आती है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो क्या है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर रूल्स। अब लास्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा, और ये आज का लेक्चर एंड नोमेनक्लेचर रूल्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स, इन लोगों ने कुछ रूल बनाए, क्रिएटेड रूल्स फॉर नेमिंग एंजाइम्स, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्रिएटिंग रूल्स फॉर एंजाइम नेमिंग एंजाइम्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए रूल्स बनाते हैं। रूल्स क्या है, रूल्स क्या है हमारे पास रूल्स क्या है, रूल्स देखो। पहला रूल, हमें ना कॉमन नेम्स करने हैं सबस्ट्रेट्स के लिए, यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर सबस्ट्रेट, यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर सबस्ट्रेट जो भी होगा उसको ना कॉमन नेम दो, ठीक है। अवॉइडिंग, एक मिनट रुको, एक मिनट चार्जिंग पे लगाने दो, एक मिनट बस हो गया। अवॉइडिंग prefixes like ni and l unless necessary। जब तक ना इनकी जरूरत हो तब तक इनको मत लगाओ, इनको भूल जाओ, ठीक है। रिप्लेसिंग कीटो विद डिहाइड्रो, कीटो की जगह क्या लगाओ, डिहाइड्रो लगाओ, ठीक है, फॉर सर्टेन शुगर डेरिवेटिव्स, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रो शुगर्स, ठीक है।
अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारे पास लास्ट टॉपिक सिस्टमैटिक नेमिंग। लास्ट टॉपिक है जो हमारे पास है सिस्टमैटिक नेमिंग। ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है। जो सिस्टमैटिक नेम से ये डिराइव कैसे होते हैं? डिराइव ना रिएक्शन से होते हैं जो एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डिराइव्ड फ्रॉम द रिएक्शंस that enzymes catalyze, derived from the reactions that enzymes catalyze। ठीक है, अब इसके लिए ना इन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जो नाम हो ना वो फॉलो करना चाहिए एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई रिएक्शन में दूसरे नंबर पे आ रहा है और आप उसको पहले नंबर या लास्ट नंबर पे लिख रहे हो, वैसा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। अपना एक जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है रिएक्शन की, वैसे ही ना नाम भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? इससे क्या होगा? हम ना सिमिलर एंजाइम्स को ग्रुप कर सकते हैं, उनको साथ रख सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, ये ना इससे ना इजी हो जाता है, ईजियर होता है अंडरस्टैंड करने में किसको एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, to keep things simple and organized, to keep things simple and organized, हमें ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला चीज़, names follow a standard direction, standard direction of the reaction। ठीक है, इससे क्या होगा? this help us group similar enzymes together, similar enzymes together, or it makes it easier to understand how enzymes work, to understand how enzymes work। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स जो हमने क्या आराम से कंप्लीट किए कल की तरह। ये थे आज के हमारे टॉपिक्स जो हमने कंप्लीट किए। अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा तो आपके लिए एक बड़ा सा खूबसूरत सा थैंक यू लिखा जाएगा। एक बड़ा सा किससे लिखे? इससे लिखते हैं, एक बड़ा सा थैंक यू लिखा जाएगा आपके लिए। थैंक यू। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा और इसके साथ साथ आप यहाँ तक आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ साथ एक कमेंट भी करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो आप शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको भी बताएं आप भी पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।